बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमां है मेरा, ये आसमां है मेरा, ये आसमां। जो बच्चे वीडियो में आए हैं फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए। हम बता दें कि एक भी कन्फ्यूजन आप लोगों का एसएचएम में नहीं रहेगा। अगर आज तक आप लोग कन्फ्यूज होते रहे इस टॉपिक में, तो आज के बाद इस टॉपिक में एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। और 20 क्वेश्चन के बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब कि 20 क्वेश्चन में ही हम इतने क्वेश्चन को इंक्लूड करके आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखिएगा, जितना लंबा वीडियो बने पूरा वीडियो देखिएगा। एक भी कन्फ्यूजन आप लोगों का एसएचएम में न्यूमेरिकल में हो चाहे थ्योरिकल पार्ट में हो नहीं रह जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है झूले में, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देख रहे होंगे, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में बाय मिस्टेक गलत कर देते हैं, उसी से हमारे नंबर हो जाते हैं माइनस। तो इसको रटिए मत, समझिए हमारे साथ। अब देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट। देखिएगा, सबको पता होगा कि एसएचएम में एक ही फार्मूला होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और वो होता है T = 2π√L/G। अब हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे L होता है, L को हम लोग इफ़ेक्टिव लेंथ कहते हैं, यानी कि प्रभावी लंबाई कहते हैं। जो आप लोग फिगर देख रहे होंगे इस टाइप में, यहाँ पे जो हमारा L लिखा है, L हमारा होता है A पॉइंट से लेके G पॉइंट तक, इस पूरे को हम लोग L कहते हैं। देन अगर खाली इसकी बात कर लें अगर हम लोग इसकी, तो इसको हम लोग धागे की लंबाई कहते हैं। अगर जो हमको L हमारा होता है, L हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो आप लोग जान जाइएगा कि जो प्रभावी लंबाई होती है वो एकदम जहाँ पे धागा हमारा बंधा रहता है वहाँ से लेकर ग्रेविटेशनल पॉइंट तक रहती है, वहाँ से लेकर गुरुत्व केंद्र तक रहती है G L की वैल्यू। तो ये हमारा होता है L। अब क्वेश्चन हमारा पूछा गया था ऊपर, यदि लड़की खड़ी होकर झूला झूलने लगे। अब ध्यान से देखिएगा, यदि वह लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका जो G का मान होगा वो घट जाएगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, T के प्रोपोर्शनल में है 1/√G। अब जब G की वैल्यू घटेगी तो जाहिर सी बात है T की वैल्यू बढ़ जाएगी, T की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ से आप लोग सीख रहे हैं, G की वैल्यू यहाँ घट नहीं रही है, G की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ध्यान से देखिए, जब लड़की खड़ी होगी, जाहिर सी बात जब लड़की खड़ी होगी तो उसका जो ग्रेविटेशनल पॉइंट होगा वो थोड़ा नीचे से वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। भाई गुरुत्व केंद्र जब बैठी होगी ऐसे करके, जब वो मानिए झूला है और ऐसे करके जब वो बैठी होगी तो यहाँ पे उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो यहाँ पे होगा। जब वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर चला जाएगा। जब गुरुत्व केंद्र चला गया ऊपर, मतलब गुरुत्व केंद्र हमारा बढ़ गया। जब हमारा G की वैल्यू, जब स्मॉल g की वैल्यू हमारी बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो हमारी घट जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? फिर सुनिएगा, देखिएगा, जब लड़की हमारी खड़ी हो जाएगी, जब कोई लड़की झूला झूल रही है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो ज़मीन के साथ कितना ऊपर है, मतलब उसका जो कमर का हिस्सा है वो ज़मीन के साथ कितना ऊपर है। उसका जो कमर का हिस्सा माने गुरुत्व केंद्र मान लीजिए, और कमर का हिस्सा जब वो खड़ी हो जाएगी तो कमर का हिस्सा थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इट मीन्स जो खड़ी हो जाएगी तो उसकी प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी, और जब लंबाई बढ़ जाएगी मतलब लंबाई कम हो जाएगी, गुरुत्व केंद्र हमारा बढ़ जाएगा। और जहाँ जब गुरुत्व केंद्र बढ़ जाता है तो हमारा टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? यहाँ से लंबाई से रिलेट मत करिएगा, लंबाई से अगर आप लोगों ने रिलेट करा तो आप लोग गलत कर देंगे, इसीलिए बता रहे हैं गुरुत्व केंद्र से इसको रिलेट करिएगा। अब देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि लड़की ने अपने पैरों में एक और लड़की को लटका लिया है, तब आवर्तकाल क्या होगा? अब सुनिएगा, अब जब लड़की जो होगी मतलब बैठी होगी, मानिए अपनी छोटी बहन को लटका ली अपने पैरों में, जब लड़की अपनी छोटी बहन को लटका लेगी पैरों में तो लंबाई इंक्रीज कर जाएगी। लंबाई क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। जब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा L की वैल्यू थी, अब लंबाई और इंक्रीज कर गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी अब L की वैल्यू हो गई है। अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक L की वैल्यू हो गई है, इट मीन्स L हमारा इंक्रीज कर गया है। जब L हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर प्रोपोर्शनल में है, T के प्रोपोर्शनल में। जब हमारा L इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा।
तो मतलब जब इस दशा में, ऊपर वाली दशा में हमारा होता था कंडीशन में, जब लड़की खाली खड़ी होती है, जब लड़की खड़ी होती है तो वहाँ पे आवर्तकाल घटता है। बट जब लड़की के पैरों में एक लड़की और आके खड़ी मतलब लटक जाती है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया था। फिर देखिएगा, हम कह रहे थे अगर हम लोग जी की वैल्यू बढ़ा दें, और जी की वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि जब लड़की खड़ी होगी तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, ग्रेविटेशनल पॉइंट होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और जब ग्रेविटेशनल पॉइंट हमारा जी की वैल्यू बढ़ गई, जब जी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू अपने आप घट जाएगी। और नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि लड़की के पैरों में एक लड़की और लटका दी जाए, मतलब लटक जाए आके, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब उसकी लंबाई और बढ़ जाएगी, जब लड़की के पैरों में एक लड़की और बढ़ेगी तो जो प्रभावी लंबाई थी वो और बढ़ गई। जब प्रभावी लंबाई और बढ़ गई, जब लंबाई बढ़ गई तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स टाइम पीरियड्स में इंक्रीज करेगा। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, बट दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब देखिएगा, एक मतलब यहाँ से पॉइंट और बनता है समर का और टेम्परेचर का, तो मतलब समर का और विंटर का। अब देखिएगा, समर में सब लोग जानते होंगे टेम्परेचर जो हमारा होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और विंटर में यानी कि सर्दियों में टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कि घट जाता है। तो जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करता है तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी हमारा तापमान बढ़ेगा तो हमारा जो प्रभावी लंबाई की वैल्यू होगी, मतलब कि एल की वैल्यू होगी, वो बढ़ जाएगी। और टी के प्रोपोर्शनल में हमारा होता है √L। तो जब टी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा एल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। हालांकि हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को, जिसमें हमने हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया था एसएचएम का। तो जब समर में टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करता है, तो जब समर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारा लंबाई बढ़ती है, और लंबाई बढ़ने से हमारा आवर्तकाल बढ़ जाता है। अब नीचे वाली कंडीशन देखते हैं। जब टेम्परेचर सर्दियों के दिनों में जाड़ा होता है, जब जाड़ा होता है जो तापमान होता है वो घट जाता है। सबको पता होगा कि जाड़े के दिनों में जो हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, घट जाता है। और अभी हमने आपको बताया कि टेम्परेचर डिपेंड ऑन लंबाई, मतलब टेम्परेचर जो होता है लंबाई पर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर हमारा घट जाएगा तो लंबाई की वैल्यू घट जाएगी। जब लंबाई की वैल्यू यहाँ से घटेगी तो टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारी घट जाएगी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, यहाँ से पूछता है कि गर्मियों में जो सुस्त घड़ियाँ होती सुस्त पड़ जाती हैं, क्यों? तो गर्मियों में घड़ियाँ इसलिए सुस्त पड़ जाती हैं क्योंकि उनका जो समय काल होता है, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल को कहते क्या हैं? आवर्तकाल को हम लोग समय काल कहते हैं। समय काल क्या होता है? समय काल मतलब समय में कितने, मतलब समय काल समझ रहे होंगे आप लोग। समय काल का मतलब होता है कितने समय में दूरी तय हुई। तो बस वही, घड़ी हमारी धीरे चलती है, क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, सुई वाली मतलब टेम्परेचर की लंबाई बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर की लंबाई बढ़ेगी तो हमारी प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी। इसी कारण हमारी जो गर्मी में सुइयाँ होती हैं वो चलती हैं धीरे, इसीलिए हमको जो दिन होते हैं वो लगते हैं बड़े। इसीलिए हमारी जो हमारा टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, टाइम पीरियड है हमारा टी, इसीलिए जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है कि सर्दी के दिनों में हमारा तापमान घटेगा। जब हमारा तापमान घटेगा तो हमारी लंबाई जो है डिक्रीज़ करेगी, और लंबाई डिक्रीज़ करेगी इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो हमारा आवर्तकाल जो होगा, टाइम पीरियड, वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, और हमारी जो घड़ियाँ हैं वो फास्ट चलने लगती हैं, तेज़ चलने लगती हैं। इसी कारण जाड़े के दिन हमको छोटे लगते हैं। अब देखते हैं, ये बाद में देखेंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर लिखा हुआ है आप लोगों का, यदि सरल लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दें तब उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने आपको बताया था फार्मूला, T = 2π√L/g। T = 2π√L/g। तो T के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे हमारा √L था। अब अगर इसको हल्का सॉल्व करें तो √L को हटाएं तो L की पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/2। क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने प्रतिशत में एक नियम पढ़ा होगा, जब घातें हमारी हटती हैं तो घातों का आगे गुणा होता है, घातों का आगे गुणा होता है। तो अगर टी का परसेंट हम लोग निकालना चाहें तो हो जाएगा % ऑफ टी इन इक्वल 1/2% ऑफ एल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था यदि सरल लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दी है। लंबाई कितनी बढ़ा रहा था? लंबाई 2% बढ़ा रहा था। लंबाई 2% बढ़ा रहा था। जब लंबाई 2% बढ़ा रहा था, 1/2 हमारा पहले से ही है तो 2 से 2 कट गया, 1%। और यहाँ से एक बात जानने वाली यहाँ पे और है कि टी के प्रोपोर्शनल में √L होता है, यानी कि एल की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है घटने वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, बी नंबर और डी नंबर तो गलती हो गया। ए नंबर में और डी इसमें चॉइस बची थी, तो आप लोगों का सी ऑप्शन राइट हो गया है 1%। कुछ बच्चे इसमें डी ऑप्शन लगा देते हैं, क्यों? वो सोचते हैं टी प्रोपोर्शनल टू
एल, तो एल की वैल्यू 2% बढ़ा रहे हैं तो हमारी टी की वैल्यू भी 2% बढ़ जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए, इस एकदम अच्छे सॉल्व करिए, अंधी मत रखिएगा एग्जाम में, अंधी रखेंगे तो आप लोगों का अंधा निकल जाएगा। अब ऐसा जैसे फार्मूला हमारा ये हमने ये बताया है फार्मूला, ऐसे कई फार्मूले होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेग और गतिज ऊर्जा का फार्मूला के बराबर p² 2m। आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेग और बताइएगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक्स एनर्जी का फार्मूला के बराबर 1/2mv²। वहाँ पे निकलते हैं तो के प्रोपोर्शनल टू v² निकलता है, तो वहाँ से आप लोग ऐसा क्वेश्चन बन के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट से आप लोग के कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं प्रतिशत वाले, तो ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर का सी। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी के दिनों में लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब 1% बच्चे का ये एग्जाम्पल हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया है आप लोगों को कि गर्मी के दिन होंगे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो लंबाई होगी हमारी वो इंक्रीज करेगी, और जब लंबाई इंक्रीज करेगी तो हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो इंक्रीज करेगा। जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ा, जैसे ही हमारा बढ़ता है टाइम पीरियड, वैसे ही हमारी घड़ियाँ हो जाती हैं सुस्त, यानी कि सुस्त हो जाती हैं घड़ियाँ। और अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ गया तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो डेम श्योर कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है दिखावे की। थंबनेल देख के किसी के, वीडियो का अट्रैक्शन देख के किसी के उसमें मत जाइए कि उसके पास स्लाइडी क्लिपबोर्ड है, मतलब बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे से पढ़िए, अपना मतलब निकालिए, आप स्वार्थी बनिए, आपको सिलेक्शन लेना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि सौर लोलक को स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में लटका दिया जाए तब उसका आवर्तकाल क्या होगा। सरल लोलक को स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में लटका दिया जाए। अब जब स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वहाँ पे ए बराबर जी होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट, इसको पता होगा हम लोगों को ऑप्शन, कि इसका ऑप्शन जो है इन्फिनिटी होता है, बट कहाँ से निकला वो तो जान लें हम लोग। जब सरल लोलक को हम लोग स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, जब भी आप लोगों को बता दें, याद रखिएगा कि जब भी फिजिक्स में स्वतंत्र रूप से बोल दिया जाए तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हमारे स्मॉल जी के बराबर होती है। तो आप लोगों का फार्मूला होता है, जब छोड़ देंगे तो नीचे आएगी, अर्थात मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का फार्मूला होता है कैपिटल, मतलब स्मॉल जी डैश बराबर जी 1 माइनस ए अपॉन जी। तो यहाँ पे ए अपॉन जी को रखेंगे तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी, और फार्मूला होता है सरल लोलक का टी बराबर 2π√L अपॉन जी। अब यहाँ पे आप लोगों का जी तो लेंगे नहीं, जी डैश लेंगे। जब जी डैश की हम लोग वैल्यू रखेंगे 0 तो यहाँ पे आएगा मान इन्फिनिटी, यानी कि संख्या बटे 0 हमारा इन्फिनिटी होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद मत करिए, क्वेश्चनों को समझिए कि अगर किसी ने पूछ लिया हम लोगों से तो बता पाएँ, अपनी बेइज्जती ना करावा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि सरल लोलक को पृथ्वी से उठाकर चंद्रमा पर ले जाते हैं तब उसका आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं, जो हमने ऊपर स्लाइडें छोड़ी थी उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो अभी हम लोगों ने आपको फार्मूला बताया हमने कि फार्मूला होता है टी बराबर 2π√L अपॉन जी, फार्मूला होता है हमारा। तो आप लोगों ने कहा बिल्कुल होता है। अब ध्यान से देखिएगा हमारी बात। अब देखिएगा, ये सबको पता होगा कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो पृथ्वी का 1/6 है ना। तो वहाँ पे चंद्रमा पे जी की वैल्यू होती है 0 और टी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ये अधिकतर बच्चे सोचते हैं और हमारे आंसर को गलत कर देते हैं। सोचते क्या हैं कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 0 है, तो वहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, जब जी बराबर 0 तो टी बराबर इन्फिनिटी। बट उनका ये कॉन्सेप्ट होता है गलत, और वो गलत ही पढ़ के पेपर में जाते हैं, इसीलिए गलत टिक लगाते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम जो बता रहे हैं वो सुनिए आप लोग। जब 1/√6 करेंगे, 1/√6 करेंगे जी की वैल्यू, मतलब g/6 करेंगे, g/6 करेंगे तो हमारा g का फैक्टर लग जाएगा। जब g का फैक्टर लग जाएगा तो g हमारा t हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे √60 का फैक्टर बनेगा। इट मीन्स चंद्रमा पर जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के आवर्तकाल का √6t होता है, मतलब √6 गुना होता है। याद कर लीजिएगा, बच्चों को याद नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन, वो इन्फिनिटी लगा के चले आते हैं, जो ऑप्शन में गलत कर देते हैं पेपर में, क्योंकि वो लोग जीरो की वैल्यू सोच लेते हैं 0,
क्लियर है ना। तो चंद्रमा पे जी की वैल्यू 0 नहीं है, पृथ्वी का 1/6 है, पृथ्वी का g/6 है। तो जब फार्मूले में हम लोग सरल लोलक के g/6 रखेंगे तो वहाँ पे √6 का फैक्टर लग जाता है। इसी कारण हमारा चंद्रमा पे गुरुत्व जो हमारा आवर्तकाल होता है, समय काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो पृथ्वी का √60 हो जाता है। अच्छा, हम लोग एक लिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर लिफ्ट की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा, अगर पृथ्वी की सतह से, क्या हमने कहा, अगर पृथ्वी के सरफेस से हम लोग ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी का मान हमेशा घटता है। जी का मान क्या होता है भैया, हमेशा घटता है। और देखिएगा, जब जी का मान हमेशा घटेगा, जब जी का मान घटेगा तो टी की वैल्यू जो होगी अपने आप ही इंक्रीज करेगी। इट मीन्स हम लिफ्ट में ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो हमेशा बढ़ेगा और बढ़ेगा। क्या हमने कहा, यदि सरल लोलक को हम लिफ्ट में ऊपर गति कराएं या नीचे गति कराएंगे तो आवर्तकाल हमेशा ही हमेशा बढ़ता है। यहीं से क्वेश्चन आता है, ये सरल लोलक को हम हाइट पे ले जाएंगे, मतलब पहाड़ों पर ले जाते हैं किसी सरल लोलक को, पहाड़ों पर ले जाते हैं किसी सरल लोलक को, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं ऊपर जा रहे हैं, अर्थात जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी। जब जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी तो आवर्तकाल की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाएगी। वहीं अगर डेप्थ में जाते हैं, जब डेप्थ में जाते हैं, पृथ्वी के परिध से, पृथ्वी के सरफेस से नीचे जाते हैं तो भी हमारी जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब डी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है जी की वैल्यू, तो हमारी आवर्तकाल की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो यहाँ से आप लोगों का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है, एट मून पर, चंद्रमा पर हमारा जो जी का टी का मान होता है, कैपिटल टी का, वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। और लिफ्ट में बात करें तो बढ़ता है, हाइट में बात करें तो बढ़ता है, डेप्थ में बात करें तो बढ़ता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है, यदि सरल लोलक को पृथ्वी से उठाकर चंद्रमा पर ले जाएं तब उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो √6 गुना घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। देखिएगा, टी बराबर होता है 2π√L/g करेंगे भाई, L/g करेंगे ना तो जी यहाँ पे ऊपर चला आएगा, L/g यहाँ पे करेंगे, g/6 होता है तो 6 यहाँ पे लग जाएगा फैक्टर आके। इट मीन्स चंद्रमा का जो आवर्तकाल होगा हो जाएगा हमारा सी नंबर, √6 गुना बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा फैक्टर। क्लियर है ना, देखिएगा √6 का फैक्टर लग जाएगा यहाँ पे। 6 नंबर देखते हैं, यदि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक सुरंग बना दी जाती है तो दूसरी ओर भी खुलती है, और जो दूसरी ओर भी खुलती है तब उस सुरंग में पिंड का आवर्तकाल क्या होगा। अर्थात हमने ये पृथ्वी ली हमारी और पृथ्वी को एक सुरंग के रूप में ढाल दिया, ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया, पृथ्वी में एक सुरंग के रूप में अगर इसको पूरा करें तो एक पृथ्वी ही बन जाएगी। तो ऐसे रूप में हम लोगों ने कर दिया पृथ्वी को। अब देखिएगा, यदि पृथ्वी के कोने, मतलब सुरंग के एक कोने से दूसरे कोने के तक हम लोग अगर एक पत्थर को फेंकते हैं, पिंड को फेंकते हैं, तो पहले वो यहाँ से आएगा और यहाँ पे जाएगा, उसके बाद केंद्र में जाएगा। अर्थात जो हमारा पिंड होगा, पदार्थ होगा या पत्थर होगा, वो एक दोलन गति करता है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र की, मतलब पृथ्वी के सुरंग में अगर हम लोग बना देंगे तो हमेशा दोलन गति करेगा हमारा पत्थर। और जब पत्थर हमारा करता है दोलन गति तो फार्मूला हमारा होता है दोलन गति का, टी बराबर 2π√L/g होता है। तो एल की जगह यहाँ पे लंबाई नहीं होती, यहाँ पे आर ही होता है, अर्थात आर ही होता है पृथ्वी की रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो आर ही पृथ्वी की रेडियस होती है, तो आर ही का मान होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जी का मान हमारा होता है 9.8। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं आप लोग तो हमारा होता है टी बराबर 84.6 मिनट होता है, घंटे नहीं होता, आवर नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ से मिनट होगा, आवर नहीं होगा। यदि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक सुरंग बना दी जाए जो दूसरी ओर भी खुलती है तब उस सुरंग में पिंड का आवर्तकाल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से पिंड को फेंका जाए और यहाँ से पिंड को फेंका जाए तो यहाँ से पिंड गिरेगा और यहाँ से पिंड गिरेगा। तो पिंड मतलब पहले यहाँ पे आएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा पिंड, उसके बाद हमारा बीच में जाता है। अर्थात एक इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। इधर उधर की गति हमारी होती है दोलन गति, और दोलन गति में किसी पिंड का आवर्तकाल हमारा होता है टी बराबर 84.6 मिनट होता है। मिनट, आवर को मत ध्यान रखिएगा, आवर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कन्फ्यूजन वो कमेंट करिए, हम अच्छे से करा देंगे। अब देखते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड की आवर्ती गति, अब दिया गया है एक समीकरण हमारा, टी बराबर मतलब आवर्ती गति d2y/dx2 + 36π² x है।
है तब पिंड की गति की आवृत्ति क्या होती है। अगर इस प्रकार का ऐसे आप लोगों को इक्वेशन कभी भी दी जाए तो इस प्रकार की इक्वेशन में मतलब इस प्रकार की इक्वेशन में हमेशा केवल तीन ही वैल्यू पूछता है, केवल तीन ही वैल्यू पूछता है। वैल्यू कौन कौन सी है? वैल्यू है आवर्ती पूछ लेगा, या तो आप लोगों से आवर्तकाल पूछ लेगा, या तो आप लोगों से कोणीय आवर्ती पूछ लेगा। आवर्ती मतलब आप लोग एन कहें या एफ कह दें, और आवर्तकाल को कैपिटल टी कह दें, और कोणीय आवर्ती को आप लोग ओमेगा कह सकते हैं। तो आप लोगों को समीकरण दिया हुआ था d2x/d मतलब d2y/dx2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप लोग ओमेगा स्क्वायर को देखें, ओमेगा स्क्वायर को, तो वहाँ पे हमारा अगर तुलना करें ओमेगा स्क्वायर की, तो यहाँ पे देखिएगा ओमेगा स्क्वायर हमारा दिया गया है 36 दिया गया है कि नहीं, ये देखिए 36 दिया गया है ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 36 दी गई है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है हमारे 36। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई। तो आप लोगों की यहाँ से कोणीय आवृत्ति क्लियर हो गई। कितनी हो गई? कोणीय आवृत्ति हमारी हो गई 6 पाई। देखिएगा कोणीय आवृत्ति अर्थात ओमेगा का मान हमारा हो गया 6 पाई। अब अगर आप ओमेगा का जानते होंगे फार्मूला जो हमारा होता है 2 पाई एन, तो ओमेगा का फार्मूला लगा देंगे हम लोग 2 पाई एन, तो 2 पाई एन बराबर हो जाएगा 6 पाई। चूंकि ओमेगा बराबर था ना 6 पाई, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, और 2 पाई एन बराबर हो गया 6 पाई। तो यहाँ से आप लोगों का एन अर्थात फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी निकाला है आवृत्ति की, जो हमारी हो जाएगी 3। और सब लोग जानते होंगे कि जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आवृत्ति की वैल्यू 2 होती तो आवर्तकाल की वैल्यू 1/2 होती, आवृत्ति की वैल्यू 4 होती तो आवर्तकाल की वैल्यू 1/4 होती। आवृत्ति की वैल्यू हमारी 3 है तो यहाँ से आवर्तकाल हमारा आ जाएगा 1/3। तो हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहा था कि यदि कोई कण इस तरह की आवर्ती गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति हमारी हो जाएगी 3 हर्ट्ज। हम लोगों ने मतलब हमने आपको अच्छे से बता दिया कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग तब भी कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन में तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वास्तव में। देखते हैं हम लोग अच्छा क्वेश्चन। अगर भाई जो लोग शेयर लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, हमको दिख तो रहा नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर, जो बंदे नए हैं तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई लड़की झूला झूल रही है, अचानक उसके बगल में एक और लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर लड़की का मतलब ये झूला हमारा बना हुआ है, ये इस टाइप का झूला बना हुआ है, तो गुरुत्व केंद्र झूले का एक ही होगा ना। जब कोई लड़की ये बैठी है और उसी के बगल में हमारी ये लड़की बैठ जाती है या कि दूसरी, तो गुरुत्व केंद्र तो बदला नहीं। और जब गुरुत्व केंद्र नहीं बदला, जब हमारा गुरुत्व केंद्र सेम रहा तो झूले का आवर्तकाल भी तो सेम रहेगा भाई। देखिए T बराबर 2 पाई। अब देखिए झूले की लंबाई तो घटती बढ़ती नहीं, लंबाई तो एक फिक्स रहती है ना झूले की लंबाई एक फिक्स रहती है। बट जो लड़कियां होती हैं वो कंडीशनें देती हैं हमारे मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लंबाई फिक्स होती है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनता है T बराबर प्रोपोर्शनल टू 1/√g। अब देखिएगा जब गुरुत्व केंद्र हमारा सेम रहेगा, एक लड़की बैठे चाहे 50 लड़के बैठे, बट झूले का जो साइज होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर लड़की बैठती है तब कंडीशन बनती है हमारी लंबाई वाली, अगर बगल में बैठती है लड़की को आके तब कंडीशन नहीं बनेगी। हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर कोई लड़की झूले में झूला झूल रही है और उसके बगल में कोई लड़की बैठती है तो गुरुत्व केंद्र हमारा सेम रहेगा। बट अगर उस लड़की के ऊपर कोई लड़की बैठ जाती है, आके गोद में कोई लड़की बैठ जाएगी आके सीता के ऊपर गीता, तो आवर्तकाल की लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बगल में कोई लड़की बैठती है, तब आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाइयों। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आवर्तकाल पे प्रभाव हमारा होता है जी पे डिपेंड होता है, और जी पे हमारा नहीं, जी हमारा सेम रहा तो जाहिर सी बात है हमारा जो गुरुत्व केंद्र सेम रहा तो हमारा टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन को? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछता है सरल लोलक वाले, लड़कियों वाले और गोलक वाले, सब क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों के, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं अपना 9 नंबर। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। इस क्वेश्चन को ट्रैप क्वेश्चन कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो बच्चों को डैम से और याद ही रहता है कि अगर कोई सपने में भी पूछ ले तो आप लोग बता दें, बट पेपर में गलत कर देंगे। सपने में तो बता देंगे बट पेपर में पक्का है कि गलत करना है। हम लोगों को गलत करके चले आते हैं और खुश होते हैं कि हम लोगों ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन, हंसी आती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं क्या। अब देखिए क्वेश्चन है क्या, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो आप लोग सोचते क्या हैं, होता है T बराबर 2 पाई √L/g होता है।
अब अनंत लंबाई के सरल लोलक है तो यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल में चलता है एल अंडर रूट में। जब हमारी लंबाई हो गई अनंत तो हमारा टी भी हो जाएगा अनंत, और आप लगा के चले आते हैं अनंत, जो आप लोग सोचते हैं सही है फार्मूला, और भाई हमारा हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है ये समझिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। बट अगर हम अनंत लंबाई की यहाँ बात कर देंगे, हम लोगों ने क्या कहा, अगर यहाँ पे हम लोग अनंत लंबाई की बात कर देंगे तो अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग इतना बड़ा बनवा ले सरल लोलक का धागा कर देंगे कि वो ब्रह्मांड के अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक पाताल लोक तक होगा, ना भाई ना। अनंत लंबाई का मतलब ये होता है कि जितना लंबा धागा हो वो हो अर्थ की रेडियस के बराबर। यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रैप होता है कि अनंत लंबाई का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो अभी हम लोगों ने आपको फार्मूला बताया था कि पृथ्वी की त्रिज्या जब दे दे, फार्मूला बन जाता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल की जगह ले लेते हैं हम लोग आर ई अपॉन जी, यहाँ पे लग जाता है फैक्टर। तो यहाँ से आप लोगों का फार्मूला क्लियर हो जाएगा, तो आएगा बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्रैप क्वेश्चन कहते हैं। हमने बताया आप लोगों को बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, आप लोग इनफाइनाइट मत लगाइएगा कि आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सरल लोलक की लंबाई अनंत नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सरल लोलक इतना लंबा कोई बना ही नहीं सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या से लंबा बना दे। अगर पृथ्वी की त्रिज्या से लंबा बना देगा सरल लोलक को तो पृथ्वी की त्रिज्या से बाहर जाना पड़ेगा, पृथ्वी की त्रिज्या को काट कर जाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। क्लियर है? तो पृथ्वी की अगर क्वेश्चन में कह दे अनंत लंबाई, तो आप लोग बस एक बात गाढ़ मान लीजिएगा, अनंत लंबाई का मतलब होता है, क्या होता है अनंत लंबाई का मतलब? अर्थ रेडियस। जितनी लंबाई हमारी पृथ्वी की रेडियस की है उतनी ही लंबाई हमको लेनी है, और अगर उतनी ही लंबाई हम लोग ले लेंगे तो एल की जगह हमारा हो जाएगा आर ई। और अभी हमने आप लोगों को दोलन गति का बताया था फार्मूला, जो हमारा होता है 84.6 मिनट। तो यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा 9 का बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरल लोलक के बीच एल तथा वी टी, मतलब सरल लोलक के लिए एल तथा टी के बीच ग्राफ क्या होगा? अतिपरवलयाकार, परवलयाकार, सरल रेखा या वक्र। अब आप लोग फार्मूला ही देखिएगा, हमारा फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ से आप लोगों का पूछ रहा था, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल व टी के बीच, देखिएगा एल व टी के बीच कह रहा है, तो एल व टी को ही हम लेंगे, एल व टी को ही हम लोग ले लेंगे। ये ले लिया हम लोगों ने, क्लियर, अच्छे से हो गया। अब यहाँ से आप लोग अगर इसको हटाएंगे तो टी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल का, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लग जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे एल की पावर हो जाएगी 2। क्लियर है ना? अब आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, जिसकी पावर होती है 2 और एक पद की पावर होती है 1, वाई स्क्वायर बराबर 4ax सुना होगा आप लोगों ने। क्या सुना होगा? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ पे आप लोगों का जो 4a होता है वो कांस्टेंट होता है, अगर इसको छोड़ दें तो बचेगा वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो वही हमारा यहाँ समीकरण लिखा है, टी स्क्वायर बराबर एल, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल। क्या लिखा है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल लिखा है। और जब भी एक पद में कंडीशन, हम एक पद में हमारी लगती है घात 2 और एक पद में लगती है हमारी घाते 1, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग कहते हैं परवलयाकार। तो आप लोग कभी भी याद करके मत जाइएगा ऐसे क्वेश्चन को, ग्राफ वाले नहीं, गलत कर देंगे। कॉन्सेप्ट को समझ के जाइएगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परवलय। 10 नंबर का हमारा आपसे सही हो जाएगा बी। अब देखते हैं अपने लोग 11 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है यदि सरल लोलक गति 1 मिनट रुकिए, कहता है एक सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम जो है एम्पलीट्यूड तथा आवर्तकाल टी है, एम्पलीट्यूड ए है, आवर्तकाल टी है, तब इसका अधिकतम वेग क्या होगा? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप लोगों को वेग का फार्मूला याद करवाया गया होगा। फार्मूला हमारा होता है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब अधिकतम विस्थापन और अधिकतम विस्थापन, हम बार बार बोल रहे हैं सुनिएगा, अधिकतम विस्थापन, जब अधिकतम विस्थापन होगा तो यहाँ पे y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 कैसे होगा? हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए, हम बता देंगे, अभी आप लोगों को याद भी हो जाएगा कैसे होगा। ओरिएंटेड उसका बता देंगे कि y बराबर 0 होता है तो क्यों होता है। अब जब यहाँ पे आप लोगों को y बराबर 0 हो जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा v बराबर ओमेगा ए, बन जाएगा ना, v बराबर ओमेगा है। अब ओमेगा हमारा होता है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा के कई फार्मूले होते हैं, 2π/t 2πn। तो जो हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है उस प्रकार का हम लोगों को लगाना होगा फार्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहीं नहीं दी गई है, हमको हर जगह t की वैल्यू दिख रही है, तो हम लगा देंगे t ओमेगा बराबर 2π/t। 2π/t करेंगे तो यहाँ से लगा जाएगा हमारा v बराबर 2π/t इंटू ए, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से।
क्लियर है। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे कण का जो विस्थापन है वो मतलब अधिकतम वेग तभी होगा जब विस्थापन हमारा जीरो होगा। कैसे होगा अभी देखते रहिए, बता दिया जाएगा आप लोगों को। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और 20 के 20 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का, ये पक्का मेरा वादा है। अगर आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये भी हम जानते हैं कि हम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। अब आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, अब आप लोगों ने अगर ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है तो पढ़ा है, पक्का पढ़ा होगा, पढ़ा तो होएगा ही, और पढ़ा है तो कन्फ्यूज भी तगड़े से होते होंगे और इसका ऑप्शन कर रहे होंगे ए बी सी, हमने लगा दिया है तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा हालांकि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बट अगर कोई पूछ लेगा कैसे हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सोचा है क्या करेंगे अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया पेपर में? हम जानते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन ये वाले आते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, बट अगर पेपर में आ गया तो क्या करेंगे? तो हम देखिएगा, एक चीज़ सिखा रहे हैं उसको सीखिएगा हमारी अच्छे से। आप लोग हमारा एक चार्ट याद कर लीजिएगा, 13वां क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों को क्या करते हैं, एक चार्ट याद कर लेते हैं। एक हमारा होता है विस्थापन, हम आप लोगों को सब बता देंगे। विस्थापन, यहाँ पे हमारा विस्थापन, फिर वेग, फिर त्वरण, फिर प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा। अब अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हमारी ये होती है और एक्सट्रीम पोजीशन हमारी ये भी होती है। इसको हम लोग कहते हैं माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे विस्थापन हमेशा होता है जीरो। क्या होता है? विस्थापन हमेशा होता है जीरो। और मध्य बिंदु पे जो होता है वेग हमारा होता है अधिकतम और गतिज ऊर्जा भी होती है अधिकतम। हमको तो याद है, आप लोगों को कैसे याद होंगे इसके नीचे, इसके लिए नीचे एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक हमने लिखी है, ध्यान से देखिएगा। मीन इस मध्य बिंदु पे हमारा विस्थापन होता है जीरो। जब विस्थापन होगा जीरो तो हमारा वेग होगा जीरो, वेग होगा अधिकतम, और वेग अधिकतम तो गतिज ऊर्जा अधिकतम। जब गतिज ऊर्जा अधिकतम तो स्थितिज ऊर्जा जीरो। तो आप लोग इस चार्ट को बना लीजिएगा, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। और चार्ट को याद करने की ट्रिक हम बताते हैं नीचे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, ये लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपनी ट्रिक। तो अगर आप लोग याद करेंगे तो डी से होता है डिस्प्लेसमेंट, ए से होता है हमारा, बोलिएगा, ए से हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एफ से हमारा हो जाएगा फोर्स यानी कि प्रत्यानयन बल, केपी से हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। केपी यहाँ पे पी के लिखा हुआ था, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वी से वेलोसिटी, काइनेटिक्स एनर्जी, और ये हमारा हो जाएगा, हमको लगता है गलत लिख दिया है हमने, नहीं नहीं ठीक लिखा है, वहाँ पे के ई से है काइनेटिक्स एनर्जी, यहाँ पे है हमारा के ई से है काइनेटिक्स एनर्जी, और यहाँ पे है टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी है, और यहाँ पे है के टी का मतलब हो जाएगा काइनेटिक्स टोटल एनर्जी, और यहाँ पे के ई मतलब हो जाएगा एनर्जी ऑफ वेलोसिटी, मतलब गतिज ऊर्जा हो, यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक्स एनर्जी। यहाँ पे होता है, तो जितना भी हमने ये वाले पद होते हैं ये हमारे मध्य बिंदु पे जीरो होते हैं, और जितने भी हमारे ये वाले पद होते हैं ये हमारे होते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। अब देखिएगा, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, बार बार रखिएगा तो याद हो जाएगा। डी ए एफ के पी, डी ए एफ के पी, डी का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ए का मतलब हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एफ का मतलब हो जाएगा फोर्स यानी कि प्रत्यानयन बल, और के पी का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ई पी लिखना चाहिए था हमको, ई पी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे v का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, और v की मतलब हो जाएगा इसका मतलब काइनेटिक्स एनर्जी, और et का मतलब हो जाएगा यानी कि kt का मतलब हो जाएगा, et का मतलब हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों का जीरो होते हैं। तो आप लोग सीखिएगा हमसे कि विस्थापन हमारा जीरो होता है मध्य बिंदु पर, और जब विस्थापन हमारा मध्य बिंदु पर होगा जीरो तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हमारी मध्य बिंदु पर होती है जीरो वो हमारी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर अधिकतम, और जो चीज़ हमारी मध्य बिंदु पर होती है मैक्सिमम वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि ये जीरो होगा तो हमारा यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा वेग मध्य बिंदु पर, क्लियर हो गया। विस्थापन होता है जीरो तो वेग होगा मैक्सिमम। अब जब वेग हमारा हो गया मैक्सिमम तो आप लोगों की जो काइनेटिक्स एनर्जी वो भी हो गई मैक्सिमम, और जब काइनेटिक्स एनर्जी मैक्सिमम तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चार्ट हमारा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा है, एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण क्या होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा, बोलिएगा, उच्चतम बिंदु पर होगा त्वरण, मतलब सरल आवर्त गति का
एक सरल कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है उच्चतम होता है चरम अवस्था पर, जो चरम अवस्था होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है हमारी, वो अधिकतम होता है। ये देखिएगा, तो हमारा त्वरण होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा अधिकतम होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन? चार्ट से ही क्लियर हो गए सभी क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सरल आवर्त गति करती हुई एक वस्तु का अधिकतम त्वरण 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और अधिकतम वेग 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एसएचएम का आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो यहाँ से आप लोगों को फार्मूला पता होगा हमारे बल का, यानी कि प्रत्यानयन बल का। वो होता है F बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो V बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब अभी हमने आप लोग को बताया जो हमारा मध्य बिंदु होगा, माध्य स्थिति होगी, वहाँ पे y बराबर 0 होगा। जब y बराबर 0 होगा तो v बराबर हो जाएगा a ओमेगा। v बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, a ओमेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि त्वरण हमारा होता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेग हमारा होता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण होता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू हमको दे रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेग की वैल्यू हमको दे रहा है 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे सरल आवर्त गति में वेग होता है हमारा ए ओमेगा और त्वरण होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर वाई। क्यों होता है? क्योंकि फार्मूले का ओरिएंटेड समझिए ना आप लोग कि फार्मूले आए कहाँ से हैं। वी बराबर होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब वाई स्क्वायर का अंडर रूट मतलब वाई बराबर 0, जब वाई बराबर 0 तो आ जाएगा वी बराबर ए ओमेगा। ए ओमेगा बराबर हो गया वेलोसिटी और वेलोसिटी बराबर दे रहा है 16 मीटर पर सेकेंड और हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप लोगों को दे रहा है 24 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हल कराकर बस ए की वैल्यू निकालनी है, जो आप लोग निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है, कोई कठिन नहीं है। यदि इसका स्क्वायर कर दिया जाए, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। ए स्क्वायर बराबर नहीं 16 का स्क्वायर होता है 256 हो जाएगा। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 256। जब सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को आ जाएगा ए बराबर 32/3। जो आप लोगों को ऑप्शन मैच कर जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को फार्मूले याद होना चाहिए एसएचएम के, और अगर हल्के हल्के फुटकर के फार्मूले नहीं आए तो हमने बनाए हैं फार्मूले की वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन अपने लोग। सरल आवर्त गति करते हुए कण की माध्य स्थिति से x दूरी पर स्थित ऊर्जा क्या होती है? तो अगर हम लोग काइनेटिक्स मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के जानते होंगे फार्मूला, तो वो होता है U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे x दूरी दे रहा था तो y की जगह केवल हम लोगों को x डिस्प्लेस करना है और हमारा आंसर a बैठ जाएगा आके। कठिन नहीं है क्वेश्चन, बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर ऑप्शन 0 दिया रहता तो 0 टिक कर देते, ऑप्शन दिया रहता इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट टिक कर देते। ये मतलब उनकी चॉइस ही होती है सरल आवर्त गति में कि अगर ये हमको दिखेगा ऑप्शन तो यही लगाना है। तो फार्मूला हमारा होता है U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों को y की जगह x रख देंगे तो हो जाएगा U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है? ऐसे क्वेश्चनों को देता है एग्जामिनर। एक तो नियत रहता है हमारी टोटल एनर्जी, कंजर्व रहती है कुल ऊर्जा, जो तो सबका योग होती है। स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अगर योग कर दिया जाए हम लोगों कर दें तो हमारी बनती है टोटल एनर्जी। और एक हमारा नियत रहता है आवर्तकाल, जिसे हम लोग समय काल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स में कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का क्या नियत रहता है? तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का समय काल होता है वो नियत रहता है, और समय काल को ही हम लोग आवर्त काल कहते हैं। जो आवर्त काल हमारा होता है वो कभी नहीं बदलता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर कराया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे। स्टेम में विस्थापन और वेग के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होता है? तो विस्थापन का और वेग का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। फार्मूला होता है v बराबर ओमेगा, अभी हमने 3-4 बार फार्मूला बताया भी है कि v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप लोगों को ओमेगा बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वाई स्क्वायर को अगर हम लोग इधर कर दिए, जब वाई स्क्वायर को हम लोग इधर कर देंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर के बट्टे में 1 ले लेंगे बराबर ए स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हमारा हो जाता है दीर्घवृत्त का फार्मूला। तो यहाँ से आप लोगों का दीर्घवृत्त का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मतलब दीर्घवृत्त बन जाएगा हमारा ग्राफ, विस्थापन और वेग का ग्राफ जो होता है दीर्घवृत्त बन जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को बच्चे याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। ऊपर हमारा कुछ और निकला है, उस वाले क्वेश्चन में हमको लगता है परवलयाकार आया था, इस वाले क्वेश्चन में दीर्घवृत्ताकार आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हो जाएंगे कंफ्यूज, और कंफ्यूज होकर अंडरस्टैंडिंग में गलत कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फार्मूले याद कर लीजिएगा, फार्मूले की हेल्प से कर लीजिएगा। कहाँ कठिन रहेगा, आप लोगों को याद नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ग्राफ वाले क्वेश्चन याद नहीं होते, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद नहीं करेंगे। अब देखते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया भी है कई बार बता भी चुके हैं, ऊपर याद भी होगा सबको मेरे ख्याल से। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होती है? गतिज ऊर्जा अधिकतम वहाँ पे होती है जहाँ पे विस्थापन हमारा होता है 0, और विस्थापन जो होता है हमारा 0 कहाँ पे होता है? वो हमारा होता है मध्य बिंदु पर अर्थात मीन पोजीशन पर अर्थात विस्थापन 0 तो माध्य स्थिति पर जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी हो जाएगी अधिकतम, यानी कि 17 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ लिखा भी है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति पर मैक्सिमम होती है, क्यों? क्योंकि वेग हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा संबंध जो है सही है। ओमेगा बराबर 2π/t, इन बराबर 1/t, अर्थात ये दोनों संबंध तो सही है मेरे हिसाब से। आप लोगों को भी सही लग रहे होंगे। ओमेगा का तो ये सूत्र ही होता है, और आवर्त के व्युत्क्रम को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, तो हमारा इसमें ऑप्शन दोनों आ जाएगा। अब इस तरह के ऑप्शन में लगभग सी ही ऑप्शन सही होता है। आप लोग अंधी मारते भी हैं तो आप लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि मारना भी चाहिए अंधी। जिस क्वेश्चन में हमको तुक्का लगाना हो तो आप लोग तुक्का लगाने का तरीका भी सीखिएगा, हम सिखाएंगे अभी आप लोगों को एक वीडियो में। उससे आप लोगों की काफ़ी अच्छी कमांड हो जाएगी तुक्का लगाने में। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि सरल लोलक का सॉरी गलती हो गई हमसे। लोलक घड़ी का लोलक किस में धातु का बना होता है? तो जो हमारी होती है निकिल, उसका बना होता है। जो सरल लोलक होता है, उसका जो लोलक होता है सरल घड़ी का, उसका हमारा बना होता है निकिल का। क्यों? क्योंकि जो निकल का टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। जब निकल का टेम्परेचर हमारा बहुत हाई हो जाता है, इसीलिए हम लोग हीटर का वायर को नाइक्रोम का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का जो तार होता है उसके अंदर निकिल भरा रहता है, और निकिल का जो गुण होता है वो हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता बहुत अंदर होती है निकिल के। इसीलिए जो सरल घड़ी का लोलक होता है, उसके जो मिश्र धातु होती है निकल का बनाया जाता है। तो आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, बट हमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो हमने लिख लिया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों का लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा आप लोगों ने आज तक, तो हमको कमेंट करिए, और अगर पढ़ा है तो कमेंट करिए कि कहाँ पढ़ा है। पृथ्वी पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है? तो पृथ्वी पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई होती है 99.4 सेंटीमीटर। दिन अगर यहीं पूछ लेता हमारा चंद्रमा पे कितनी होती है लंबाई, तो होती है 99.4/6 सेंटीमीटर। सूत्र से आप लोग जान सकते हैं टी बराबर 2π√L/g। टी बराबर 2π ले लेंगे। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल हमारा 2 सेकंड होता है, तो यहाँ पर 2 सेकंड ले लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा एल का मान 0.994 मीटर। अब अगर मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर यही चंद्रमा पूछ लेता है, इसमें भाग कर देते 6 का, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, मतलब ऑप्शन हमारा हो जाता है 99.4/6 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को हमने 20 क्वेश्चन कराए, और 20 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड हैं, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोग उठाएंगे कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन वो मिलेंगे केवल फार्मूले बेस्ड होंगे कि v बराबर ओमेगा √a² - y²। उसमें 3 चीज़ की वैल्यू दी रहेगी, आप लोगों को चौथी चीज़ की वैल्यू निकालनी रहेगी। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। नहीं तो एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल का इसके बाहर आया हो तो हमको कमेंट करिए। एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का नहीं आएगा, चाहे गोलक के अंदर छेद कर दिया जाए पानी का, उसका भी कॉन्सेप्ट हमारे इस वीडियो से लग जाएगा। चाहे कोई भी कहीं से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस वीडियो अगर बनेगा क्वेश्चन, तो हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इन 20 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। केवल लास्ट में कह रहे हैं, अगला वीडियो हम इससे भी अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिए,
और एक बात बता दें कि इस टाइम के हमने कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब हल्का सा एक वीडियो नीचे बनाया है, उसको भी जाके देख सकते हैं। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।